कनाडा साइज में इंडिया से 3 गुना बड़ा है। इतने बड़े देश में पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है। 20% कैनेडियंस की उम्र 65 साल से ऊपर है। कनाडा अपने इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमिग्रेशन पर हेवीली डिपेंड करता है। 99% of economic growth in Canada is reliant on newcomers. बिना इमिग्रेशन के कनाडा की पॉपुलेशन 2021 तक लगभग 26% तक घट सकती थी। By 2032, our entire growth as a country, population growth, will be based on newcomers coming to this country. लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इमिग्रेशन को रिड्यूस कर रही है। We will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years. Next year, the target for permanent residents will go down from 500,000 to 395,000. 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल दिया और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए इमिग्रेशन टारगेट्स को हिस्टोरिक लेवल तक बढ़ा दिया। 2024 में एस्टिमेट के अनुसार 13,50,000 टेम्परेरी वीजा दिए गए। इस रिकॉर्ड इमिग्रेशन के कारण इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद मिली। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि कनाडा एक साथ इतने सारे लोगों को हाउसिंग और जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। Why are we bringing in so many people if we know for a fact that we don't have housing for them? Prime Minister says post-pandemic immigration was too high. इसके कारण कई स्टूडेंट्स को कई महीने तक कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल सकी। तो दूसरी तरफ स्किल जॉब्स जैसे कि नर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की अभी भी कनाडा में शॉर्टेज है और स्टूडेंट्स इन सारी जॉब्स को फिल नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। कनाडा एक ऐसा देश है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल रिसोर्सेज और मल्टीकल्चरल सिटीज के लिए जाना जाता है। कनाडा लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर कंपैरिजन करें तो कनाडा साइज में इंडिया से 3 गुना बड़ा है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े देश में पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है। फॉर कंपैरिजन ये दिल्ली की पॉपुलेशन से थोड़ी सी ही ज्यादा पॉपुलेशन है। ये फर्क साफ दिखाता है कि कनाडा खास पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, खासतौर अपनी एजिंग पॉपुलेशन के साथ। कनाडा अपनी वर्ल्ड फेमस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, पेंशन प्लान्स और सोशल असिस्टेंस। और ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन से टैक्स कलेक्ट करके चलाती है। लेकिन घटते बर्थ रेट्स और बढ़ती जरूरतों की वजह से कनाडा का सोशल सिस्टम दबाव में आ रहा है। आज के समय में 20% कैनेडियंस की उम्र 65 साल से ऊपर है और ये नंबर 2030 तक बढ़कर 25% हो जाएगा। इस ट्रेंड की जड़ें बेबी बूमर्स एरा में है, जो 1946 से 1965 के बीच हुआ था। उस वक्त 1959 में कनाडा का फर्टिलिटी रेट पीक पर 3.9 चिल्ड्रंस पर वुमन था, लेकिन 1970 के बाद कनाडा का फर्टिलिटी रेट गिरना शुरू हुआ, जो कि आज के समय में सिर्फ 1.3 रह गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से बहुत कम है। कनाडा अपने इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमिग्रेशन पर हेवीली डिपेंड करता है। हर साल कनाडा दुनिया भर से लाखों यंग इमिग्रेंट्स को इनवाइट करता है ताकि वो एजिंग पॉपुलेशंस को रिप्लेस कर सकें। अगर कनाडा इमिग्रेशन न करे तो 2030 तक कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे, इकोनॉमी वीक हो जाएगी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर भारी दबाव पड़ेगा। बिना इमिग्रेशन के कनाडा की पॉपुलेशन 2021 तक लगभग 26% तक घट सकती थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज बदल रही है। गवर्नमेंट धीरे धीरे इमिग्रेशन को रिड्यूस कर रही है। साथ ही साथ इमिग्रेशन के बारे में पब्लिक ओपिनियन भी बदल रहा है। लोग हाउसिंग कॉस्ट, जॉब कंपटीशन, पब्लिक सर्विसेज पर बढ़ते दबाव को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर नई गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान से देखें तो ये बदलाव वास्तव में आशावादी है। ये बदलाव कैनेडियन सिटीजन्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सभी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव साबित होगा। इन नई इमिग्रेशन पॉलिसीज का लक्ष्य है जॉब मार्केट में बैलेंस लाना, हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस करना और न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। गवर्नमेंट की इन नई स्ट्रेटेजी से स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पीआर सिक्योर करना आसान होगा। और मैं इस वीडियो में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये बदलाव आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। 2015 में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। इमिग्रेशन पर फोकस करते हुए ट्रूडो ने सिंबॉलिक गेस्चर्स के रूप में टोरंटो एयरपोर्ट पर आए सीरियन रेफ्यूजीज का पर्सनली स्वागत किया और कनाडा की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने रेफ्यूजीज को विंटर जैकेट्स गिफ्ट दी।
2015 से 2019 के बीच कनाडा में इमिग्रेशन धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन डेटा साफ दिखाता है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या हर साल परमानेंट रेजिडेंट की संख्या से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। यहाँ परमानेंट रेजिडेंट का मतलब है कि परमानेंट वीजा, इसे आप यूएस के ग्रीन कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं। और टेम्पररी रेजिडेंट का मतलब होता है वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा। हर साल इंडिया से भी हजारों स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने आते हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं। 2019 आते तक कनाडा में एनुअल परमानेंट रेजिडेंट वीजा की संख्या लगभग 3,41,000 हो चुकी थी, जबकि टेम्पररी वीजा जिसमें मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट शामिल है वो 8,30,000 तक पहुंच गए। टोटल इमिग्रेशन का 70% सिर्फ टेम्पररी रेजिडेंट से आता था। ये दिखाता है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स खास तौर पर स्टूडेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा थे। 2019 में भी हजारों सपनों लेकर मैं भी एज ए स्टूडेंट कनाडा आया था, लेकिन क्योंकि मैं 12th के बाद कनाडा आया था और एक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आया था, मुझे पता था कि मेरे लिए कनाडा में एक फील्ड जॉब पाना और पीआर पाने का रास्ता इजी नहीं होगा। पर क्योंकि मैंने एक ऐसा कोर्स चुना था जो कनाडा में इन डिमांड में था और मेरी कॉलेज की लोकेशन रीजनल एरिया में थी, इसका मुझे पीआर में और अपनी फील्ड जॉब ढूंढने में बहुत बड़ा फायदा हुआ। कनाडा आने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो सही कोर्स और सही यूनिवर्सिटीज चूज नहीं करते, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आपको स्टडी के बाद फील्ड जॉब ढूंढने और पीआर की प्रोसेस में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कनाडा आना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लाया हूं स्टडी मित्रम इंटरनेशनल, जहां हम आपको इन डिमांड कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज चुनने में मदद करते हैं और स्टडी के बाद फील्ड जॉब से पीआर तक स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। हम ना सिर्फ कनाडा बल्कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, एमबीबीएस इन रशिया और वर्ल्ड वाइड 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करें। अभी वापस आते हैं अपने वीडियो पर। 2019 के बाद 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल दिया। कनाडा में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगे, जिसके कारण इमिग्रेशन लेवल्स ड्रास्टिकली गिर गए। इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेजेस दिखने को मिले और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए इमिग्रेशन टारगेट्स को हिस्टोरिक लेवल तक बढ़ा दिया। 2021 में कनाडा ने 4,01,000 परमानेंट रेजिडेंट्स को वेलकम किया था, जो कि एक रिकॉर्ड था। और टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की संख्या तो इससे भी ज्यादा थी, 11,70,000 टेम्पररी वीजा। इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थे। इस रिकॉर्ड इमिग्रेशन के कारण इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद मिली। 2021 के बाद हर साल पीआर की संख्या में ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन हम यहाँ ज्यादा फोकस टेम्पररी वीजा पे नंबर पर करेंगे, क्योंकि इन्हीं में स्टूडेंट वीजा आता है और ज्यादातर बच्चे इंडिया से स्टूडेंट वीजा लेकर ही कनाडा जाते हैं। और नंबर सुनकर आप भी कहेंगे कि ये नंबर तो कुछ ज्यादा ही है। 2021 में 11,70,000, 2022 में 12,20,000, 2023 में 12,80,000 और 2024 में एस्टिमेट के अनुसार 13,50,000 टेम्पररी वीजा दिए गए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका हर साल अपने वहां ऑन एवरेज 10 लाख स्टूडेंट वीजा देता है, पर अगर पॉपुलेशन और इकोनॉमी को कंपेयर किया जाए तो अमेरिका कनाडा से 10 गुना बड़ा है। इन नंबर्स का मतलब है कि हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे थे। तो यहाँ ये जाहिर सी बात है कि कनाडा एक साथ इतने सारे लोगों को हाउसिंग और जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकता था। इसके कारण लो स्किल जॉब्स में हाई कंपटीशन और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जैसे चैलेंजेस सामने आए। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि एज अ स्टूडेंट्स आप सिर्फ कोई बेसिक पार्ट टाइम जॉब ही कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टोर में कैशियर या रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप में वेटर या फिर कुक या फिर डिलीवरी ड्राइवर जैसे कि उबर, क्योंकि लीगली स्टूडेंट हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, जबकि प्रोफेशनल जॉब में हफ्ते में मिनिमम 40 घंटे अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टडी खत्म होने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में स्टूडेंट कोई भी जॉब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। कनाडा में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक में आता है और उसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टोरंटो शहर या उसके आसपास के एरिया में आता है, क्योंकि इसी एरिया में ज्यादातर कॉलेजेस लोकेटेड हैं। कनाडा लैंड होने के बाद थोड़े ही दिन में ये सभी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में हायरिंग चल रही हो तो उस जगह जॉब एप्लीकेशन के लिए हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आपको खड़े मिलेंगे। और इसका असर ये हुआ कि क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग जॉब ढूंढने लगे और मार्केट में एक साथ इतनी सारी जॉब्स नहीं थी, इसके कारण कई स्टूडेंट्स को कई महीने तक कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल सके। एक तरफ हमें बेसिक जॉब्स में इतनी ज्यादा कंपटीशन और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, तो दूसरी तरफ स्किल जॉब्स जैसे कि नर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की अभी भी कनाडा में शॉर्टेज है और स्टूडेंट्स इन सारी जॉब्स को फिल नहीं कर सकते।
बेसिक जॉब्स के साथ साथ इसका हाउसिंग मार्केट पर भी बहुत बुरा असर हुआ, जहां 2015 में कनाडा में एवरेज हाउस प्राइस $4,33,000 और रेंट $960 पर मंथ था। वो हाउसिंग की हाई डिमांड की वजह से बढ़कर एवरेज हाउस प्राइस 2024 में $7,50,000 और रेंट $2,000 पर मंथ हो गया। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन टारगेट्स को 2025 के लिए रिवाइज किया है। गवर्नमेंट ने 2025 के लिए परमानेंट रेजिडेंट टारगेट को 3,95,000 रखा है, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 4,37,000 पर कैप कर दिया है। इन चेंजेस का स्टूडेंट्स और जॉब मार्केट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मतलब है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कंपटीशन कम होगा, और जो स्टूडेंट्स कनाडा में ऑलरेडी हैं उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाउसिंग क्राइसिस भी कम होगी, क्योंकि एक साथ इतने ज्यादा लोगों के आने से जो रेंटल मार्केट पर प्रेशर था वो अब कम होगा। और तो और गवर्नमेंट ने नोटिस इशू करके ये कहा है कि 2025 से इशू किए जाने वाले टोटल पीआर का 40% उन लोगों के लिए रिजर्व होगा जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब गवर्नमेंट का फोकस है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना और लोगों के लिए बेटर जॉब्स और हाउसिंग एश्योर करना, ताकि वो अपने एजुकेशन और करियर को स्मूथली आगे बढ़ा सके। ये नई पॉलिसीज क्लियरली दिखाता है कि कनाडा अपने इमिग्रेशन फ्रेमवर्क को सस्टेन करने के लिए एक्टिव स्टेप्स ले रहा है। इसका फायदा ना सिर्फ न्यू कमर्स को बल्कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को भी मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इन नई इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में? कमेंट में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।